नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल नई उमंगों के साथ आपके साथ आए और जो आपका सपना है सरकारी सेवा में आने का, वो इस साल ज़रूर पूरा हो। इसी इच्छा के साथ आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम नगरपालिका अधिनियम में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में अध्याय 11 तक कंप्लीट कर लिया था और धारा 199 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम धारा 200 से लेकर 297 तक कवर करने जा रहे हैं। इस अध्याय में एक काफ़ी लंबा अध्याय है, लेकिन इसमें जो धाराएं हैं बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा टफ धाराएं नहीं है। बस धाराओं को याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा समझ लेंगे हम, तो आराम से इजीली इसको कवर कर सकते हैं। इसको हम 10-10, 12-12, 15-15 ऐसे धाराओं के पोर्शंस में पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छे से इन्हें कवर भी करते चले और हमें इनको याद करने की साथ के साथ कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले धारा 200 पढ़ लेते हैं। क्या है? तो नालियों आदि पर नगर पालिकाओं का नियंत्रण। तो इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे नालियाँ हैं, शौचालय हैं, नालियों का प्रबंधन कैसे करना है। तो ये वाला पोर्शन आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। हम आज धारा 210-12 तक कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखते हैं, एक साथ 10-12-15 धारा रखेंगे, ताकि हम आराम से 4-5 क्लास में इसको कंक्लूड कर पाएंगे आराम से। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर, हमें ज़्यादा चैप्टर बचे हुए नहीं हैं, 2-3 चैप्टर हो रहे हैं, उनको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसका एक रिवीजन सेशन स्टार्ट करने के विचार में हूँ मैं, कि इसका एक रिवीजन सेशन हो जाए। या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर आपको पहले से आगे कंटिन्यू करते हुए रूल्स हमारे पास जो 3 रूल्स है नगर पालिका वाले, वो रूल्स करवा देते हैं। और हम योजनाएं अभी नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, योजनाएं हम अभी नहीं करेंगे। अब हम योजनाएं करेंगे जब हमारा जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ चुका होगा। उसके बाद हम इसकी क्लासें कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हमें इन योजनाओं के नए डाटा, कुछ नाम चेंज होंगे, वो सारी डिटेल हमको अच्छे से मिल जाएगी। और उसी के साथ कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो हमको नए डाटा मिल जाएंगे, तो हमें बार बार उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार ये होता है ना कि हमारे पास कोई डाटा हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, फिर उसको निकाल के नया डाटा उसमें उसकी जगह फीड करना। इससे अच्छा जब नया डाटा आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले जो टाइम बचेगा उसके अंदर कोई नई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे या इन्हीं का रिवीजन हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लेंगे। तो आप हमें बता दीजिए रिवीजन करवाना है या फिर हम आगे कंटिन्यू इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया था वो ठीक है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। चलो हम बात करते हैं धारा नंबर 200 की। ये क्या है? नालियों आदि पर नगर पालिका नियंत्रण। सीधी बात है, कोई भी नगर पालिका के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई भी नाली बनेगी या कुछ भी ऐसा कार्य होगा, तो उन सभी नालियों पे जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा? नगर पालिका। क्यों? देखो, सीवरेज सिस्टम होता है, अगर नालियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो सीवरेज ब्लॉकेज होने की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी जो उसके सीवरेज के जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसलिए नालियों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। कोई जमाव नहीं होना चाहिए, बीमारियां फैलने का डर रहता है इन सभी की वजह से। फिर धारा 201 नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ। नगर पालिका खुद भी नाली बना सकती है, इसकी बात है। धारा 202 भवन से प्रभावी जल निकास। मतलब जो भी घर होगा उससे घर का जो भी पानी है वो बाहर कैसे निकाला जाएगा, उसके संबंध में धारा 202 है। धारा 203 क्या है? भवनों या भूमियों के स्वामियों या अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण यानी गिराने का अधिकार। मतलब जैसे आपका घर है सिटी के अंदर, तो आपका जो पानी है या फिर जो भी आपकी नालियाँ हैं वो किस में जुड़ती है? जाके नगरपालिका का जो सीवरेज सिस्टम होता है उसके अंदर कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से सीवरेज का पानी आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये 203 के तहत है। फिर आ जाते हैं धारा 204। ये क्या है? मल एवं वर्षा जल की नालियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए। ये क्यों? कि देखो, जो आपका बारिश का पानी आ रहा है उसके लिए हम अलग से नाली रखेंगे, और जो आपके मल गंदा वाला जो पानी होता है उसको हम अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बाई फिल्टर करने के लिए, ताकि उस जो वर्षा वाला पानी उसको अच्छे से यूज कर पाए अपन। ठीक है, फिर आ जाता है 205 अन्य व्यक्ति की भूमि पर से उस या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। ये क्या है? जैसे आपका घर है और नगर पालिका वहाँ तक अब तक सीवरेज कनेक्शन तो ले आइए, लेकिन आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसके बीच में एक खाली प्लॉट आ रहा है, तो आप उस खाली प्लॉट या फिर कोई और की नाली आ रही है, जैसे कि ऐसे मान लो ये आप रोड है, वहाँ पे सिस्टम ऐसा, ये वाला सिस्टम है, ये यहाँ पर, यहाँ आपका घर है, इधर नाली नहीं है, नाली यहीं पर है, तो आपको नाली इस मकान के पार होकर लेके जानी है और यहाँ कनेक्ट करनी है नगर पालिका के साथ। तो कैसे करोगे? तो आपको इस मकान वाले को, अगर ये खाली प्लॉट है तो खाली प्लॉट को खुदवाएंगे, उसके नीचे से नाली लेके जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? इसकी जो नाली जारी होगी उसी नाली में अपनी नाली कनेक्ट कर देंगे और वो नाली उसमें ले जाएगी आपका पानी। तो इस वाले बंदे से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना नगर पालिका के थ्रू,
तो वो काम कैसे किया जाएगा वो हम किस में पढ़ेंगे, 205 में पढ़ते हैं। फिर आती है धारा नंबर 206, ये क्या है, संक्रम यानी कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, मतलब जो ये कनेक्ट करने वाला काम है वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, उसकी बात हम 206 के अंदर करेंगे। फिर आती है धारा नंबर 207, ये क्या है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती बाद में भवन निर्माण के संबंध में, मान लो ये खाली प्लॉट था पहले, उस टाइम तो आपने गड्ढा खोदा और नाली वहाँ कनेक्ट कर दी, अब मान लो उसको वहाँ पर मकान बनाना है इस बंदे को खाली प्लॉट पर, तो वो क्या करेगा, वो नाली टूटने का डर रहेगा, तो वो क्या प्रोसेस रहेगी, वो कैसे करना होगा, उसके बाद हम किस में करेंगे, 207 के अंदर करेंगे। फिर आ जाती है नई चीज़ 208 में, 208 शौचालय आदि की व्यवस्था, कि भाई टॉयलेट्स की व्यवस्था कैसे की जाएगी, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होगी, वो 208 में है। फिर आता है 209, ये क्या है, कारखानों, विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था या उसका निर्माण कैसे करना है, उसकी बात 209 में है। 210 में शौचालय आदि में परिवर्तन, कोई भी चेंज करना है, रिपेयरिंग करनी है या उसकी कंडीशंस को बराबर मेंटेन करके रखना है, तो उसका जो खर्चा आता है वो कहाँ से वसूल किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसकी बात है 210 के अंदर करेंगे। फिर आती है धारा नंबर 211, ये क्या, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति, मतलब कोई भी आपकी पर्सनल नाली है तो उसको बंद कैसे किया जा सकता है, वो कैसे करेगी नगर पालिका, उसकी सारी प्रोसेस हम 211 में पढ़ते हैं। फिर आती है धारा नंबर 212, ये क्या है, अप्राधिकृत रीति से निर्मित या पुनर्निर्मित या जारी रखने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति, मतलब आपने गलत तरीके से कोई नाली बनाई है तो वो नाली के ऊपर नगर पालिका क्या क्या एक्शन लेगी। भाई अप्राधिकृत यानी जिसका प्राधिकृत नहीं करवाया आपने, नगर पालिका से बिना परमिशन के कोई काम कर लिया, तो उस कंडीशन में नगर पालिका आप पर कौन से एक्शन लेगी, वो सारी एक बात हम 212 में करेंगे। तो आज के हम 212 तक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम अच्छे से विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धारा नंबर 200, ठीक है। इसमें क्या है, नालियों आदि पर नगर पालिका का कंट्रोल रहेगा। सबसे पहले तो उस धारा का नाम पता होना चाहिए, क्या है कि नालियों पर किसका कंट्रोल रहेगा, नगर पालिका का कंट्रोल रहेगा। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित समस्त नालियाँ हो, चाहे शौचालय हो, चाहे फ्लश यानी जो आधुनिक नए वाले फ्लश वाले होते हैं ना, बटन दबाया वाला, तो फ्लश वाले जो शौचालय हैं, या कोई मलकूप, मतलब मान लो वहाँ पे एक सीवरेज वाला सिस्टम नहीं तो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर सिस्टम सेट करते हैं अपना, तो अगर ऐसा कुछ है तो इन सारों पर ही नगर पालिका सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन, ये सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, नगर पालिका के सर्विलांस में और उसके कंट्रोल में रहेंगे। नालियाँ व मलकूपों को ढकने की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो अगर सार्वजनिक है तो उस कंडीशन में तो नगर पालिका खुद उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखेगी, ढक के रखेगी। लेकिन अगर निजी है और आपने ढककर नहीं रखा तो नगर पालिका आपको लिखित नोटिस देगी और आपको उसको मेंटेन सही ढंग से ढककर रखना होगा। आया समझ में। तो 200 के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, सिंपल, कि नगर पालिका के अंदर कोई भी नाली है, कोई भी शौचालय है, कोई भी नए वाले मॉडर्न वाले फ्लश वाले शौचालय हैं, या भी कोई मलकूप भी है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो उन सब पर सारा का सारा कंट्रोल नगर पालिका के पास होगा, उनके सर्विलांस का कंट्रोल भी उसके पास होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने नाली को ढकने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर रखी और आपकी पर्सनल नाली है तो नगर पालिका आपके ऊपर क्या करेगी, एक नोटिस निकाल देगी और आपको उसको ढकना प्रॉपरली पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कैसी है, सार्वजनिक नाली है, पब्लिक नाली है, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में नगर पालिका खुद उसको मेंटेन करेगी, उसको संभाल के रखने का काम करेगी, ठीक है। तो यह आती है धारा नंबर 200। फिर आती है धारा नंबर 201, कौन सी, धारा 201, नालियाँ आदि बनाने की शक्ति। भाई नाली का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो सारी बात इसमें की जा रही है। तो नगर पालिका क्या करेगी, स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस देगी और उसके पश्चात किसी भी भूमि से नगर नालियाँ, मलकूप, सुरंग, पुलियाँ इत्यादि बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। नई नालियाँ बनाने के लिए भी कह सकती है, पुरानी नालियों की मरम्मत का काम हो, चाहे नालियों की जांच करनी हो, वो सारा काम किया जा सकता है। लेकिन इनके दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो उस कंडीशन पे धारा 295 के तहत मुआवजा वसूल किया जा सकता है, मुआवजा दिया जाएगा, सॉरी। जैसे कि सीधी बात है कि इसमें इसको समझ लो, यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई नगर पालिका है, ठीक है, वो क्या करेगी, कोई भी स्वामी है या अधिभोगी है, ठीक है, उसको क्या देगी, नोटिस देगी, क्या देगी, नोटिस देगी, एक भाई नोटिस दिया और उसके बाद क्या करेगी, उसकी भूमि पर, भाई इस बंदे की भूमि पर हम नाली बनाना चाह रहे हैं तो इसको नोटिस देंगे कि भाई आपकी भूमि पर हम ये नाली बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी भूमि मान लो अपने नाली बना ली। अब नाली बनाई तो उसकी भूमि तोड़ी अपन ने थोड़ी बहुत, या अपन ने कोई फर्श बना हुआ था उसको तोड़ा, तो उसके बदले उसको मुआवजा दिया जाएगा। और नाली बनाने में जो जगत गई है उसके लिए भी हम क्या देंगे, इसको बेचारे को मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा कौन सी धारा के तहत देंगे हम, धारा 295 के तहत। कौन सी धारा के तहत, धारा 295 के तहत नगर पालिका के द्वारा स्वामी को क्या दिया जाएगा,
मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कौन देगा? नगर पालिका देगी। किसे देगी? स्वामी को देगी। क्यों? क्योंकि उसके भूमि से नाली निकलवाई है और उससे कोई टूट फूट होती है तो उसके दौरान जो भी खर्चा होता है वो नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लो क्या धारा 201 क्या है। सिंपल है कि अगर नगर पालिका को किसी और की भूमि पर, किसी की स्वामी की भूमि पर से नाली निकालनी है तो क्या करना होगा? उसे पहले नोटिस देंगे कि भाई साहब आपकी ज़मीन पे हमें नाली बनानी है। वो परमिशन लेने के बाद क्या होगा? तो नाली बनाएगी। नाली बनाने के दौरान अगर उसमें कोई घर में कोई छोटी मोटी टूट फूट होती है, ज़मीन में कुछ ऐसा होता है तो उस कंडीशन में नगर पालिका 295 के तहत उसे मुआवजा प्रदान कर देगी। सिंपल, 201 खत्म। आ जाए 202 पर। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? ठीक है, चलो 202 पे आ जाते हैं। भवन से प्रभावी जल निकासी। ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ से आपको अपनी नाली निकालनी है और नगर पालिका के नाली के अंदर डालना होता है। सिंपल तो यही होता है कि भवन का निर्माण हो या पुनर्निर्माण हो, उसके अधिभोग से पूर्व उसका उपयोग करना है ना, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा? नाली का काम सबसे पहले करना होगा। भाई आपको घर काम में लेना है या बनाना भी है या उसका रिपेयरिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसकी नाली का प्रॉपर चैनल होना चाहिए आपके पास। तो प्रभावी जल निकासी होगी, भवन में नाली का निर्माण होना कंपलसरी है। भवन की नाली है वो नगर पालिका की नाली के अंदर आपको डालनी होती है। भवन की नाली और नगर पालिका की जो नाली है उसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है? 50 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक है, मान लो आपका घर यहाँ है और नाली यहीं से निकल रही है 50 फीट के अंदर अंदर तक, तो आपको ये पाइप लगा के इसके अंदर डालना है। लेकिन क्या हुआ, नगर पालिका की जो पाइप लाइन है यहाँ पर है ही नहीं, वो 50 फीट से ज़्यादा दूरी पर है, मतलब 100 फीट पे पड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? मलकूप बना सकते हो। मलकूप जैसे गड्ढा बना लिया, उसके अंदर अपना वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन ये नमलकूप बनाओगे ना, उससे पहले आपको नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उनके द्वारा जो गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन के हिसाब से मलकूप बनाओगे आप। ठीक है, इसके अलावा शौचालय, रसोई, बाथरूम, अपशिष्ट से जल हेतु आपको एक सीवरेज कनेक्शन लेना होता है। भाई आप ये डालोगे ना, भाई ये पानी हमको इसके अंदर डालना है, तो उससे पहले आपको क्या लेना होगा? एक सीवरेज कनेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हमको समझ लेनी है। तो सिंपल, अगर आप कोई भी मकान बना रहे हो, समझो, एक बार वापस समझा देता हूँ। आप कोई मकान बना रहे हो तो मकान बनाने, उसका उपयोग करने, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, उससे पहले आपका प्रमाण पत्र चाहिए होता है। उस प्रमाण पत्र आपको तभी मिलेगा जब आपका नाली का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली नगर पालिका नाली से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 50 फुट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको मलकूप बनाने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन वो परमिशन नगर पालिका से कंपलसरी लेनी होती है। साथ में जो और अन्य कचरा है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको सीवरेज का कनेक्शन लेना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 50 फुट के अंदर ये नगर पालिका नाली थी लेकिन आपने उसका यूज़ नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। कितना जुर्माना लगता है? 2000 से 5000। कब? यदि आपके पास नगर पालिका नाली कनेक्ट करने से का मौका था लेकिन आपने उसको अच्छे से यूज़ नहीं लिया, तो ये काम आपके साथ घटित हो सकता है। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। तो धारा 203 202 पढ़ी अपन ने क्या? भवन के लिए प्रभावी जल निकास होना चाहिए। क्यों चाहिए? अगर आपको अधिभोग प्रमाण पत्र चाहिए, आपको अपना मकान काम में लेना है, तो उससे पहले आपको ये काम करना होता है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने मकान में नाली बनानी है। नाली बनाने के बाद उसे नगर पालिका नाली से कनेक्ट करना है। उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 50 फीट हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा है तो नगर पालिका द्वारा दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से आप मलकूप बना सकते हो और उसके अंदर उसे उत्साहित कर सकते हो। इसके अलावा आपको सीवरेज कनेक्शन लेना होता है। अगर आप ये सब तीनों में से कोई काम नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं धारा नंबर 203 में। ये क्या है? भवन भूमियों के स्वामियों या अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार होगा। स्वामी या अधिभोगी है वो नगर पालिका से लिखित अनुमति लेंगे और अनुमति लेने के बाद नगर पालिका की नालियों के अंदर क्या कर सकते हैं? अपनी नाली को डाल पाएंगे, अपनी नाली का पानी इसके अंदर डाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? लिखित परमिशन चाहिए होती है नगर पालिका। एक तरह से वो सीवरेज कनेक्शन वाली बात है, वही समझ लो, कनेक्शन लेना पड़ता है आपको। फिर आता है 204। ये क्या कहता है? भवन में मल की नाली और वर्षा की नाली पृथक पृथक होनी चाहिए। प्रत्येक नाली नगर पालिका की पृथक नालियों में उत्साहित की जाए। जो नगर पालिका ने भी दो तरह की नालियाँ बना रखी है, एक तो वाटर के लिए और अगर मल के लिए, दो बना रखी है। तो मल वाली तो मल के अंदर जानी चाहिए, वर्षा वाली वर्षा के अंदर ट्रांसफर की जानी चाहिए। नगर पालिका के द्वारा जल निकास हेतु निर्धारित स्थान का उत्सारण। मान लो नगर पालिका ने वहाँ तक अब तक अप्रोच नहीं की है, जैसे जयपुर के बहुत सारे एरिया है जहाँ पर अभी तक वो सीवरेज वाला कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो नगर पालिका क्या बोलती है? भाई आप यहाँ पर अपना पानी डाल दे, तो वहाँ पर आप अपना पानी या अपना जो मल वाला सिस्टम मलकूप बनाकर वहाँ डाल सकते हो। तो ये काम, दो ऑप्शन है। नगर पालिका की सीवरेज वाला कनेक्शन वहाँ अवेलेबल है तो वहीं पर डालना है, अगर नहीं है तो नगर पालिका ने जो गाइडलाइन दे रखी है उस हिसाब से आपको उत्साहित करना होगा, अपना पानी उत्साहित समझ जाओ, डालना होगा। धारा 205 पर आ जाते हैं। ये क्या है? अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। मैंने आपको समझाया था, जैसे आपका मकान है,
अब आपके मकान के चारों तरफ और एक्स्ट्रा मकान बने हुए हैं, ठीक है, और इस चारों तरफ मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर भी आपके मकान है, यहाँ पर भी मकान है, यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, और अगर आपको कहीं भी कनेक्शन लेना है तो इनको किसी एक को पार करके जाना पड़ेगा। और ये बात आपने नगर पालिका को भी समझा दी कि भाई साहब मुझे कनेक्शन चाहिए तो मुझे ये पार करके ही जाना पड़ेगा, तो इधर पार, इधर पार, या इधर पार, या इधर पार, ठीक है, पार करके ही जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगी नगर पालिका, पहले तो जांच करेगी आप बोल रहे हो सही है कि भाई आपको कनेक्शन के लिए जगह नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर नगर पालिका अगर आप इधर से ले जाना चाह रहे हो तो इस वाले बंदे से पूछेंगे कि भाई हम यहाँ से आपके इनको नगर पालिका की नाली से कनेक्ट करने के लिए एक पाइप डालना है। अगर वो सिर्फ भूमि है, मतलब अभी तक प्लॉट खाली पड़ा है, तो उस कंडीशन में तो खाली प्लॉट में खोदेंगे और इसमें से ले जाएंगे। अगर मकान बना हुआ है तो या तो उसकी जो नाली बनी हुई विद्यमान नाली उसी के अंदर अपनी नाली कनेक्ट कर देंगे, उसमें चला जाएगा। तो ये दो काम हो सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर लिखी हुई, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या है, भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी नगर पालिका को साबित कर देता है क्या कि नगर पालिका नाली से वो कनेक्ट नहीं हो सकता, स्वयं की भूमि या भवन से नाली ले जाना संभव नहीं है। भाई खुद की भूमि से भवन से ले जाना संभव नहीं है, तो नगर पालिका क्या करती है, भवन या भूमि के स्वामी अधिभोगी को लिखित आदेश द्वारा अनुमति देती है कि किसी अन्य व्यक्ति पड़ोसी की भूमि या भवन के समीप से नीचे से नाली बनाने या उसकी पूर्व निर्मित नाली का उपयोग। आई समझ में, भाई जो पड़ोसी है तुम्हारा उसकी खुद की जो नाली है उसमें कनेक्ट करके ले जाओ, या फिर उसकी भूमि के नीचे अलग ले जाओ, या फिर अगर खाली प्लॉट पड़ा है तो उसको ले जाओ। तो तीन ऑप्शन होते हैं, ऐसे कर सकते हो। और ये काम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना होगा। आई समझ में कुछ, क्या बात हुई आगे? सिंपल यही बात है कि आप ले जाने में समर्थ नहीं हो तो अपने पड़ोसी की नाली में से ले जाना है, तो वो उसके लिए परमिशन नगर पालिका से लेनी पड़ती है। नगर पालिका उसको नोटिस दे देती है, भाई साहब ऐसा काम होने वाला है आपके यहाँ। फिर जो भी काम कर रहे हो इस काम के से संबंध में, बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो नाली का निर्माण कर रहे हो या उसके मरम्मत कर रहे हो, तो उस दौरान कार्य एक तो अविलंब पूर्ण होना चाहिए। बोल दिया ना कि भाई आज एक दिन में पूरा करना है, तो एक दिन में वो काम पूरा हो ही जाना चाहिए, 2 दिन नहीं लगने चाहिए उस काम में। फिर दूसरा, कार्य के दौरान कोई भी छूट फूट मतलब कोई भी टूट फूट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको उसकी मरम्मत करके देनी पड़ेगी, साथ में उस टूट फूट के बदले मुआवजा भी उसे देना होता है, ठीक है। और काम सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना होता है, एक ये भी ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। क्या क्या कार्य अविलंब पूर्ण होना चाहिए, कोई टूट फूट होगी तो मरम्मत करेंगे, पड़ोसी को मुआवजा भी दिया जाएगा। और मुआवजा मतलब भाई जैसे उसकी वहाँ से नाली जा रही तो उसको कुछ पैसे भी दिए जा सकते हैं अगर नगर पालिका चाहे तो। और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में काम हो जाना चाहिए। फिर आता है 207, ये क्या कहता है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में स्वामी का अधिकार। मान लो पहले तो खाली प्लॉट था वो पड़ोसी का, लेकिन अब वो मकान बनाना चाह रहा है तो कैसे करेगा, तो पड़ोसी का मकान बनाना चाहता है तो उस आदमी को, जो पड़ोसी है, उसको नगर पालिका को एक आवेदन लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपना यह मकान बनाना चाह रहा हूँ। और नगर पालिका फिर उसके लिए एक नोटिस निकालेगी कि आप जो भी काम करना है करो, नाली में कुछ थोड़ा मोटा परिवर्तन हेतु या भवन निर्माण के दौरान नाली की सुरक्षा की सावधानी के लिए उसे बोल सकती है कि भाई साहब आपके जो मकान के नीचे से नाली जा रही है इसका थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसको गलत नहीं करना। या अगर नाली जा रही है और अब आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ होके नाली ले जा सकते हैं इसके बगल में होके, तो वो नाली यहाँ से चेंज करके यहाँ पर की जाएगी ताकि जो मकान बना रहा है पड़ोसी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई समझ में? तो ये वाली बात समझ लेनी है भाई, दो साथ में सिंपल कि उसको मकान बनाना है, तो नगर पालिका को एक लिखित आवेदन देगा कि भाई साहब मैं अपना मकान बनाना चाह रहा हूँ। नगर पालिका उसके लिए एक लिखित नोटिस निकाल देगी, भाई साहब आप मकान बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो नाली को इधर की बजाय इधर शिफ्ट कर दो, या फिर जो नाली है उसको ध्यान में रखते हुए अपना मकान बनाओ, उसकी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाता है धारा नंबर 208, ये क्या है, शौचालय आदि की व्यवस्था करना। शौचालय आदि की व्यवस्था करना ये क्या है, तो नगर पालिका 20 से अधिक श्रमिकों वाली संस्था में प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी। मान लो आप कोई कंपनी है आपकी या कोई फैक्ट्री है आपके पास और वहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ का जो मैनेजर होगा उसको क्या काम करना होगा, तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, एक तो मूत्रालय टॉयलेट की व्यवस्था करानी पड़ेगी और एक शौचालय की व्यवस्था करानी पड़ेगी, दोनों व्यवस्था उसे करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये नहीं करता है तो उस कंडीशन में 1 से 2 माह तक की तो उसे जेल हो सकती है, या फिर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। किस कंडीशन में, यदि 20,000 से ज़्यादा मजदूर कहीं काम कर रहे हैं और तो उसके जो मैनेजर होगा उसको 2 काम करने हैं, एक तो मूत्रालय बनाना है, एक शौचालय बनाना है। साथ ही साथ क्या करना है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस कंडीशन में 1 से 2 माह तक की तो सज़ा मिल जाएगी और 2000 से 5000 का उसके ऊपर जुर्माना ठोका जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर नगर पालिका शौचालय का जो भी विष्ठा यानी जो भी मल है उसका उत्सारण नहीं किया जाएगा नगर पालिका नाली में,
या किसी प्राइवेट नाली में। एक चीज़, ये चीज़ का याद रखना है कि ऐसा नहीं कि उस मल को या विष्ठा को आप कहीं भी ऐसे ही डाल दोगे बिना परमिशन के, तो उसका ध्यान रखना है आपको। फिर भवन या भूमि के अतिरिक्त शौचालय का निर्माण नहीं किया जाएगा। पर अतिरिक्त शौचालय, सॉरी, भवन या भूमि के अतिरिक्त, जैसे कि आपका मकान है या मतलब नगर पालिका को लगता है कि उसे एक्स्ट्रा जो भी बने हुए हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो बनाने के लिए परमिशन दे सकती है। इसके अलावा सामान्य शौचालय को फ्लश शौचालय के अंदर भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न फ्लश बहुत ईजी होता है करना। इससे क्या होता है, टाइम की और पानी दोनों की बचत होती है। तो फ्लश शौचालय के लिए भी परमिशन दी जा सकती है। भाई नॉर्मल बने हुए थे पहले, उनकी जगह कैसे बना दिए, फ्लश शौचालय बना देंगे। भाई डिब्बा ले जाने की जरूरत नहीं है, भाई डिब्बे बिना डायरेक्ट बटन दबाया काम हो जाता है, ताकि वो हाइजीन में ज़्यादा अच्छे होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो हाइजीन के लिए काम भी नगर पालिका कर सकती है। मेनली इसमें जो याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, 20 से अधिक वाला। ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आएगा वो यही पूछेगा कि कितने मेंबर्स के लिए है, तो 20 वाला याद रखना है। और ये जुर्माना है वो याद रखना है 1 से 2 माह या फिर 2000 से 5000 रुपये। मेनली यही पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं धारा नंबर 209 पर। कारखानों, विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर मूत्रालय, शौचालय का निर्माण भी करेगी, उनका प्रबंधन करने के लिए नोटिस निकालेगी, उसका काम करवा देगी। ठीक है, तो नगर पालिका तो क्या काम करेगी, बनाने का काम, निर्माण का काम करती है, और प्रबंधन के लिए क्या करती है, नोटिस निकालती है। मतलब इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर दे दिया। अब इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, वो इंप्लीमेंट काम करने का काम होता है सीएमओ साहब का। तो सीएमओ साहब क्या करेंगे, देखेंगे कि महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था भी हो, साथ में जो शौचालय बनाए हैं उनको, इनकी स्वच्छता, मतलब उनको क्लीनिंग प्रॉपरली हुई है नहीं हुई, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो संस्था प्रधान है, मतलब जिनकी फैक्ट्री काम कर रही है, कोई ऐसे मतलब कंपनी चला रहे हैं, तो उनके जो निर्देश या आदेश देंगे उनका पालन करना बाध्यकारी होता है। और अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 10,000 से 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है हमें। क्या कि अगर कोई कारखाने हैं, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे शौचालय मूत्रालय का निर्माण से क्या संबंध में। तो सिंपल, अगर विद्यालय है, सार्वजनिक स्थान वाली बात, तो भाई इसको पकड़ो सबसे पहले, सार्वजनिक स्थान। यहाँ पे कौन बनाएगा, नगर पालिका। इस यहाँ पर निर्माण भी करेगी, मैनेजमेंट का काम भी करेगी। ठीक है, ये हो गया। अगर बात हो रही है कारखानों की, कारखानों में क्या करेगा, प्रबंधक होगा। और विद्यालय में क्या होते हैं, संस्था प्रधान होते हैं, प्रिंसिपल, तो वो काम करवाएगा। तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर ये संस्था प्रधान इन सीएमओ के या नगर पालिका के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में 10,000 से 20,000 का उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय नगर पालिका ने बनाए हैं, उनकी स्वच्छता, क्लीनिंग की जांच करने का कौन जाएगा, तो सीएमओ साहब या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो इसके जांच करने जाएगा। इसके अलावा ये भी देखेगा कि महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाए हुए हैं नहीं बनाए हुए, तो वो भी बने हुए होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 209 ये कहता है। सिंपल है, बहुत इतना सोचने वाला नहीं है, सिंपल यही है, नॉर्मल है। बस याद रखना है कि कौन काम नगर सीएमओ साहब करेंगे और कौन सा काम नगर पालिका करेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं धारा नंबर 210 में। शौचालय आदि में परिवर्तन, मरम्मत या ठीक दशा में रखने पर जो भी खर्चा आएगा वो कैसे वसूल होगा। अगर भाई साहब नगर पालिका के खर्चे से नालियाँ बनी है, तो उनको सारा काम, उसका सारा खर्चा किसके पास जाएगा, नगर पालिका। भाई मैंने, जैसे नगर पालिका, सरकार ने कोई टॉयलेट बनवाया है, तो उसका जो सारा मैनेजमेंट का काम वो कौन करेगा, कौन संभालेगा, वो सारा खर्चा नगर पालिका संभालेगी। लेकिन अगर उसके पैसे से नहीं बनाए, सरकारी पैसे से नहीं बनाए, प्राइवेट किसी पैसे से उसने बनाया, तो उसकी सारा मैनेजमेंट का खर्चा जो भी होगा वो सारा का सारा उस स्वामी के द्वारा ही वसूल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई शौचालय ऐसा है जहाँ पर न्यूसेंस पैदा हो रहा है, न्यूसेंस एक शब्द है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग की क्लासों में। न्यूसेंस ऐसी चीज़ जिससे आपको किसी न किसी तरह से परेशानी हो रही है, या तो उसकी बदबू से हो रही है, या वहाँ से पानी रिसकर रोड पे आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो जिससे आपके शरीर को, अपनी मानसिक रूप से आपको हानि हो रही है, तो वो होता है न्यूसेंस। या फिर उसकी साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही, समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा, तो उस कंडीशन में नगर पालिका उस बंदे को, स्वामी को क्या बोलेगी, लिखित ऑर्डर देगी, या तो भाई साहब इसको मैनेजमेंट कर लो, या इसे तोड़ दिया जाएगा। तो नगर पालिका उसे तोड़ भी सकती है। फिर अगर वो सुन लेता है तो वो खुद तोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका तोड़ देगी उसको। ठीक है, तो ये होता है 210 में। 210 क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि इसका जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो कौन उठाएगा। तो सिंपल है, अगर नगर पालिका खर्चे से बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, तो सरकार खुद उठा लेगी, नगर पालिका खुद उठा लेगी। लेकिन यदि किसी प्राइवेट आदमी ने, जैसे मैंने अपने घर पे बनाया, तो उसका खर्चा नगर पालिका थोड़ी उठाएगी, वो खुद हमें उठाना है, उसका ध्यान भी रखना है। अगर मेरे घर में कोई बना हुआ है और उसकी वजह से बना हुआ है, मेरा मकान खाली करके पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ की उसकी वजह से बहुत गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, न्यूसेंस पैदा हो रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो नगर पालिका बोलेगी या तो इसका मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस नहीं करो तो इसे तोड़वा दो, ऑर्डर दे देगी। अगर नहीं तोड़वा तो नगर पालिका खुद तोड़े देगी। ठीक है, फिर आ जाती है 211, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। कोई प्राइवेट नाली बंद, अगर नगर पालिका
देखती है कि मल वहन पद्धति का प्रतिकूल है, यानी सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर रखा, उसको जो कनेक्शन है वो नगर पालिका नाली में नहीं कर रखा, मलकूप सही ढंग से मैनेज नहीं कर रखा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कर रखी है आपने अपनी नाली में, तो वो प्राइवेट नाली को नगर पालिका बंद करवा देगी। इतनी पावर होती है नगर पालिका के पास, ठीक है। फिर आते हैं धारा 212 के अंदर, आज की अंतिम धारा है। ये क्या है? अपराधिकृत रीति से निर्मित, मतलब गलत तरीके से आपने कोई नाली बनाई है, पुनर्निर्मित की गई है, या उसे जारी रखने की मल नालियों के संबंध में शक्ति। तो नगर पालिका क्या कर सकती है? अगर आपने गलत तरीके से बनाई है, या नगर पालिका से परमिशन नहीं लिया आपने, या जो ऑर्डर है, जो गाइडलाइन है, या जो नियम है उनके अनुकूल आपने नहीं बनाई है, तो उसे अपराधिकृत नाली घोषित कर दिया जाएगा। फिर नगर पालिका क्या करेगी? उसके लिए एक लिखित नोटिस जारी करेगी कि आप भाई साहब इनको नष्ट करो, या इसे सही करवाओ, या इसे परिवर्तित करवाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 1000 से 2000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो अपन ने जुर्माना होने वाली 3 धाराएं पढ़ी है, 212 पढ़ी है, एक अपन ने ये 209 पढ़ी है, एक जस्ट 208 पढ़ी है। 208, 209 और 212 पढ़ी है, जिसमें 3 तरह से हमने नहीं 4 पढ़ी है, 202 भी पढ़ी है। तो 4 धाराएं अपन ने 212 तक अपन ने 4 धाराएं ऐसी पढ़ी है जिसमें जुर्माने या सजा के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। देखो अब मैं एक बार पूरा क्विक रिवीजन कराता हूँ फटाफट, एक बार देखो सोचो। देखो हमने सबसे पहले 200 पढ़ी, इसमें क्या था? नालियों पे कंट्रोल करने की बात थी। किसके द्वारा किया जाएगा? नगर पालिका के द्वारा। क्यों किया जाएगा? कि भाई इनका अच्छी तरह सर्वेलेंस हो सके और उनका कंट्रोल बना रहे, इसलिए किनकी पर नालियाँ हो, चाहे शौचालय हो, चाहे फ्लश वाले हो, चाहे मलकूप हो, इन सब पे कंट्रोल नगर पालिका रखेगी। फिर इनके ढकने की व्यवस्था की जाएगी। कौन करेगी? नगर पालिका। अगर सार्वजनिक है तो नगर पालिका खुद करेगी, अगर प्राइवेट है तो उस जो भूमि का स्वामी उससे करवाएगी नोटिस देकर। फिर 201 में नालियाँ बनाने की शक्तियों के लेकर है, तो नगर पालिका क्या करेगी? स्वामी किसी और की ज़मीन से अगर उन्हें नाली बनानी है तो उससे परमिशन मतलब उसको लिखित नोटिस देगी कि आपकी इस भूमि पे से हमें ये वाला नाली निकालनी है। तो नगर पालिका ऐसा काम करने की शक्ति प्राप्त करती है पहले। फिर उसके बाद क्या करती है? उसको अगर वो नाली बना रहे हैं अपन नगर पालिका उसकी भूमि पे, तो उसमें अगर कोई टूट फूट होती है, कोई हानि होती है, तो उसका मुआवजा नगर पालिका के द्वारा दिया जाता है। कितने के तहत? धारा 295 के तहत दिया जाता है। फिर आ जाता है 202, भवन से प्रभावी जल निकास। आपको अगर अपना मकान बनाया नया, या फिर उसको मरम्मत करवा रहे हो, पुनर्निर्मित करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अगर अधिभोग प्रमाण पत्र चाहिए तो उससे पहले आपको प्रॉपरली जो आपका मैनेजमेंट होना चाहिए इसका, उसके लिए आपको तो भवन में नाली बनवानी है, उसके अलावा सीवरेज कनेक्शन लेना है, और जो सीवरेज नगर पालिका नाली है वो आपकी नाली से 50 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस कंडीशन में नगर पालिका गाइडलाइन के हिसाब से आपको मलकूप की व्यवस्था करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आपके 2000 से 5000 का जुर्माना ठोक दिया जाएगा 202 में, ठीक है। फिर आता है 203, इसमें क्या है? जो स्वामी अधिभोगी है अपनी नालियों का जो पानी है नगर पालिका नाली में डालेंगे, इसके लिए नगर पालिका से आपको लिखित अनुमति की लेनी पड़ती है, सिंपल। 204 में आ जाते हैं, जो मल की नाली है और वर्षा की नाली है वो अलग अलग रखी जानी चाहिए, और अलग अलग ही नगर पालिका नालियों में डालनी है। अगर नगर पालिका नाली मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में आपको नगर पालिका के द्वारा निर्देशित जगह पे जाके वो पानी डालना होगा। 205 में क्या है? तो अब अगर आपके भवन के आसपास आप नगर पालिका नाली तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो एक तो पहले सबसे पहले इसका सबूत नगर पालिका को देना होगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद नगर पालिका क्या करेगी? एक ऑर्डर निकालेगी, और जो पड़ोसी है उसको ऑर्डर देगी कि भाई साहब आप इनको आपकी नाली में से ले जाने की परमिशन दे दो, या आपके भूमि में से एक अलग नाली निकालने की परमिशन इन्हें दे सकते हो, ठीक है। फिर 206, ये काम कैसे करेंगे? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करेंगे। नियत जो कार्य है अविलंब फटाफट काम पूरा करेंगे। कोई टूट फूट हो जाएगी तो उसका जो मुआवजा है वो पड़ोसी को दिया जाएगा। फिर 207 में क्या है? पड़ोसी का वहाँ तो बना तो लिया, लेकिन अब पड़ोसी को मकान बनाना है तो क्या होगा? तो पड़ोसी मकान बनाने से पहले एप्लीकेशन देगा नगर पालिका को, नगर पालिका फिर उसे एक नोटिस देगी कि भाई साहब मकान बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन या तो उस जो नगर पालिका बनी हुई उसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, या फिर आप जो आप मकान बना रहे हो तो उसको थोड़ा सावधानी से बनाओ ताकि ये टूटे नहीं नाली, ठीक है। फिर आ जाते हैं 208 में, शौचालय की व्यवस्था से संबंध में। अगर 20 से अधिक वर्कर कहीं काम कर रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि उनके लिए शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए, और वो अगर नहीं करते हैं तो 1 से 2 महीने की सजा और 2000 से 5000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। विष्टा मल है उसका उत्सारण नगर पालिका नाली में नहीं करेंगे, और अलग से पृथक नए शौचालय बनाए जा सकते हैं, और जो शौचालय मौजूद हो उनको फ्लश शौचालय में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। फिर 209 क्या है? अगर सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ पर नगर पालिका खुद मूत्रालय शौचालय का निर्माण भी करेगी, मैनेजमेंट का काम करेगी। इसके अलावा नगर जो मुख्य सीएमओ साहब है वो सार्वजनिक जो शौचालय है उन पर स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं के अलग टॉयलेट की व्यवस्था भी करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कारखाने या विद्यालय तो वहाँ के जो संस्था प्रधान है उनको ऑर्डर दिए जाएंगे, उसी हिसाब से वो बनाए जाने चाहिए। अगर उस हिसाब से नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन में 10,000 से 20,000 का उनके ऊपर
जुर्माना लगा दिया जाएगा। फिर आ जाता है 210, इसमें क्या है, शौचालय अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना है, कोई रिपेयरिंग करनी है या उनको ठीक रखने का जो भी खर्चा है वो अगर नगर पालिका खर्चे से बनी है तो नगर पालिका उठाएगी, और अगर तुम्हारे पर्सनल खर्चे से बनी है तो वो पर्सनल आप खुद उठाओगे। लेकिन अगर आप उनको सही ढंग से मैनेज नहीं करते हो, न्यूसेंस पैदा करते हो, तो उस कंडीशन में नगर पालिका उन्हें तोड़ने के लिए आपको ऑर्डर दे सकती है, आपको आदेश दिए जा सकते हैं। फिर विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति, यदि आपने जो मल वहन पद्धति का अगर ढंग से तरीके से आपने नहीं बनाया और नहीं उसको मेंटेन कर रहे हो तो उस कंडीशन में नगर पालिका आपकी प्राइवेट नाली को बंद भी कर सकती है। 212 क्या है, अगर नगर पालिका परमिशन के बिना या उसके जो ऑर्डर है, गाइडलाइन है, उसके प्रतिकूल जाकर आप अगर नाली बनाते हो तो उस कंडीशन में उसे आपराधिक नाली घोषित कर दिया जाएगा और नगर पालिका एक नोटिस निकालेगा। नोटिस निकाल कर उसको या तो नष्ट करना होगा या फिर उसकी जो कंडीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके ऊपर आपको 1000 से 2000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, देखो हमने 5 मिनट भी नहीं लगा होगा वो क्विक रिवीजन करने में। तो अगर चीज़ हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हमें रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए रिवीजन कीजिए, जो भी कंटेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार रिवीजन करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी उस सब्जेक्ट में पकड़ बढ़ेगी और इसके साथ क्वेश्चंस करोगे तो उससे क्या होगा, आपको अलग अलग कंडीशंस में कैसे आंसर करना है, हमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुट हो रहे हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, तो वो थोड़ा समझ में आता है। तो क्वेश्चंस भी कीजिए। इसके अलावा पार्ट ए पे भी अपना फोकस रखिए, पार्ट बी के साथ साथ, क्योंकि देखो पार्ट बी है वो 40 का मीटर रखता है, वहाँ पे अपन 35 तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो मार्क्स लाने हैं हमें वो तो 80 में से लाने होंगे ना, तो वहाँ पे 80 में से हमें 60+ मार्क्स आराम से लाने होंगे, तब जाके हम यहाँ पर 100 का स्कोर लेके चलना पड़ेगा हमें 120 में से, तब जाके, क्योंकि इस बार थोड़ा पोस्ट भी कम रहेगी, कंपटीशन पिछली बार से ज़्यादा रहेगा, पिछली बार वाले धुरंधर अभी भी फील्ड में मौजूद हैं तो हमें उन्हें भी कम्पीट करना है। तो सारा कुछ करने के लिए हमें अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लंबी रेस चलने वाली है और लंबी रेस में ज़्यादातर है ना होशियार रहते हैं, या मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी जरूरी है इसमें। अगर आप निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यू इसी पे फोकस करते रहेंगे तो आराम से इसे निकाल जाएंगे। क्योंकि लंबी रेस में क्या होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग, इसलिए हमें थकना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। क्योंकि बहुत लंबी रेस में थक भी जाते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, 50 बातें सुनने को मिलती है समाज की, वो सब चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो उन सब चीज़ों को एक बार दरकिनार करना है, अपना फोकस बिल्कुल इसी पे रखना है, तो हम आराम से इसको अचीव कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई बात करनी हो, कोई भी हाँ, बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें पॉलिटी की क्लासेस चाहिए। देखो मेरे साथ अभी थोड़ा सा इशू ये है कि जो अब मैं अकेला हूँ अभी प्लेटफॉर्म पे बी टाइम पे, और जो साथी अभी थोड़ा कुछ बिजी है किसी पर्सनल कारण की वजह से, इस वजह से, तो वो भी इसमें कनेक्ट हो जाएंगे और वो उसे कंटिन्यू रखेंगे। जैसे अपना पार्ट बी खत्म होता है वैसे हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और वो बहुत बारीकी से आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कंटेंट पढ़ा मैं दूंगा, लेकिन आपको याद करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने याद करने पे फोकस रखें और जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको जितना हो सके आप अपने आप में बिल्कुल प्रिपेयर करने की कोशिश करें, बारीकी से पढ़ें। और पार्ट बी भी कराएंगे और पॉलिटी भी मैं कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। देखो मैं इंश्योर नहीं करता हूँ, जो चीज़ मैं कर पाऊँगा वो मैं आपको कराऊँगा, जितना कर पाऊँगा उतना कराऊँगा। एग्जाम से पहले पार्ट बी तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, और पॉलिटी है वो भी कराने की कोशिश की जाएगी, नो प्रॉब्लम रहे आप। कुछ और नहीं होगा तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो बनाए हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उससे थोड़ा स्पीडली और रैपिडली फटाफट से आप एक बार रिकैप कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, या फिर मैं आपको उस टाइम बिल्कुल रिवीजन की क्लासेज आपके लिए सब सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए चीज़ों को अचीव करना। तो कुछ ऐसा कर दूंगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई इतना टेंशन नहीं लेनी, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, नो प्रॉब्लम, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो नए साल की वापस आपको एक बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस साल बहुत मेहनत करनी है, ये सोच के स्टार्ट कर देना इस साल को। ये नहीं कि पुरानी जो गलतियाँ हैं उन्हें सब इग्नोर करो, जो भी करना है इस साल नया बिल्कुल जीरो से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से अचीव कर जाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद।